Audio Jungle. हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग जो है निमसेट के टिप्स और ट्रिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने मुझे भेजे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस। तो आज हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। ये वीडियो जो है आपको दो पार्ट में मिलेगी, एक आपको आज मिलेगी, एक आपको कल मिलेगी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो और कल की वीडियो आप पूरी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके आज तक के निमसेट को लेके जो भी डाउट है, जो भी पैटर्न को लेके, टाइम मैनेजमेंट को लेके, सारे सब्जेक्ट को एक साथ कैसे लेके चलना है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले मैं आपको वो क्वेश्चन बता देता हूँ जो बच्चों ने मुझे भेजे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर स्टडी पैटर्न क्या होना चाहिए। मतलब अगर हम पढ़ रहे हैं निमसेट की, हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा स्टडी पैटर्न क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। दूसरा, हाउ टू कैरी ऑल सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब सारे सब्जेक्ट को साथ लेकर कैसे चलें। प्रिपरेशन अगर हम निमसेट की कर रहे हैं, 2021 की कर रहे हैं, 2022 की कर रहे हैं, तो सारे सब्जेक्ट को साथ लेकर कैसे चलें। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मच आवर्स डू वी डेडिकेट टू ईच सब्जेक्ट, मतलब मैं हर सब्जेक्ट को कितना समय रोज दूँ। उसके बाद, हाउ मेनी डेज शुड बी गिवन टू रीजनिंग इन अ वीक, एक हफ्ते में रीजनिंग कितने दिन पढ़ना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम हॉल, एग्जाम हॉल में अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। उसके बाद, स्पीड कैसे बनाएं, क्वेश्चंस में स्पीड कैसे बनाएं। ठीक है, तो आज हम इन पे ही बात करने वाले हैं। देखिए बच्चों, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मुझे मिले हैं, तो आज मैं उनके बारे में बात करता हूँ। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक होती हैं, वो आपको बहुत जानना ज़रूरी हो जाता है। कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ निमसेट की, ठीक है, तो निमसेट में हमारे पास बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, आप अगर स्टडी पैटर्न की बात करते हो तो पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम बात करते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर पर आता है आपका रीजनिंग। ठीक है, थर्ड नंबर पर आपका आता है कंप्यूटर, और फोर्थ नंबर पे आपका आता है इंग्लिश। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं तो निमसेट जो होता है वो टोटल जो होता है वो 1000 मार्क्स का होता है। ठीक है, अगर मैं फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो, अदरवाइज वो 480 लिखा आता है। ठीक है, तो जिसमें से आपको पता है कि 600 मार्क्स की तो मैथ आएगी, आपकी 240 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आएगी, 80 मार्क्स का आपका कंप्यूटर आएगा, और 80 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी। ठीक है, आज का वीडियो लेंथी ज़रूर होगा, बट ये आपका बेसिक से लेके एडवांस तक सारे लॉजिक क्लियर करेगा। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा तो आपको हर चीज़ क्लियर होगी। और इसके बाद जो पार्ट आएगा उस पार्ट में भी बहुत सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि आपके जितने भी डाउट हैं एक बार में क्लियर होंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब चीज़ें तो वैसे भी आपको पता है, फिर मुझे इनमें कुछ ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। मैं आपको बस इतना बोल सकता हूँ कि अगर आप ये चारों को लेके चलना चाहते हैं साथ में, चारों सब्जेक्ट अगर आप लेके चलना चाहते हैं कि चारों, अगर आप चाहते हैं कि नहीं निमसेट में हम चारों सब्जेक्ट को टाइम दें, ठीक है, अच्छी बात है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे देना है, और उन्हें देना सही भी है या नहीं तो उस पर बात करेंगे। पहले तो आप ये देखिए कि मैथ और रीजनिंग आपकी टोटल मार्क्स का 84%, ठीक है, 84% कवर करता है। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ठीक है, 84% कवर करना, इट मीन्स कि अगर आप सिर्फ मैथ और रीजनिंग पे प्रॉपर ध्यान देंगे तो आपके बहुत सारे, मतलब ये समझ लीजिए कि रैंकिंग आने के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जिनको लगता है कि मैथ और रीजनिंग में मतलब उन्हें कमी लग रही है कि यार थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मतलब पढ़ के गए और हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, तो क्या हम इंग्लिश को एज अ सर्वाइवर यूज़ कर सकते हैं। सर्वाइवर मतलब मान लीजिए एक आध क्वेश्चन यहाँ लग रहा है कि यार छूट गया है, या फिर हम बोलते हैं ना कि कुछ भी चीज़ छोड़ना सही नहीं होता, रैंक इंप्रूव चाहिए, हमें तो टॉप रैंक चाहिए। तो अगर टाइम बच रहा है तो इंग्लिश अटेम्प्ट करने में बुराई क्या है, क्या कर सकते हैं क्या। ठीक है, इस पर भी आएंगे हम लोग। कंप्यूटर की बात करते हैं तो इस पर भी आएंगे। ठीक है, तो पहले तो अगर मैं आपसे बात करूँ, देखिए मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, मैं आपको बता दूँ सबसे पहला क्वेश्चन था कि हाउ टू कैरी ऑल सब्जेक्ट, इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए सारे है ना, पहला क्वेश्चन, हाउ टू कैरी ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ाई करें। देखिए इस सवाल का जवाब जो है आप ये खुद अपने आप से पूछें, आपके दिन में कितना समय देते हैं। एक एवरेज बच्चे की बात करता हूँ, अगर वो 2021 के लिए पढ़ाई कर रहा है तो वो 12 आवर्स अ डे तो मिनिमम देता ही होगा। कुछ बच्चे हो सकते हैं जो ये वो बच्चे हैं जो अपना टाइम बेसिकली कोचिंग वगैरह में डिवोट करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जो घर से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो 8 आवर्स
और डे देते होंगे, आई विश। और कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोचिंग वाले 12 देते हैं, कुछ बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं तो वो इससे भी ज़्यादा निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में आप देखिए यहाँ पे कि एक दिन में है हमारे पास 12 घंटे, एक दिन में हमारे 8 घंटे, तो हम अदर सब्जेक्ट के लिए समय कैसे निकालें। तो देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर आप 12 घंटे है ना, मतलब 12 घंटे दिन में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे ज़्यादा टाइम, जितना ज़्यादा टाइम हो सके ना, जितना ज़्यादा टाइम हो सके वो आप मैथ को दीजिए। मैथ को ही डिवोट करना है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं ना, तो एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी आप एटलीस्ट 9 आवर्स तो दे ही सकते हैं। मतलब मैं 9 आवर्स मैक्सिमम बता रहा हूँ, आप चाहें तो 10 भी दे सकते हैं, ठीक है। 9 आवर्स अ डे फॉर मैथ। अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो 9 घंटे कम से कम मैथ को दीजिए। इस 9 घंटों में आपके एटलीस्ट 2 आवर्स के तो लेक्चर होना चाहिए, जो आप जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें वो इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है, ठीक है। क्योंकि 12 घंटे निकाल पाओगे यार, एक एवरेज स्टूडेंट कितना पढ़ोगे, ठीक है। तो 2 आवर्स का लेक्चर, मतलब 2 घंटे का तो शायद आप लेक्चर निकाल दीजिए, मतलब 7 घंटे आप मैथ को देंगे, ठीक है। अब बचे कितने हमारे पास, 3 आवर्स, ठीक है। अब 3 आवर्स में आपको रीजनिंग भी करना है, इंग्लिश भी करना है और कंप्यूटर भी करना है। 3 चीज़ें करनी है 3 घंटे में। तो देखिए इनके लिए सबसे बढ़िया टेक्निक मैं बताता हूँ क्या करें आप लोग। पहली बात, देखिए मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ ना, जो बच्चे अगर 12 घंटे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो शायद वो अपना टाइम आगे पीछे कर सकते हैं। मैं सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ कि आपको किस टाइप से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आप मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, फिर रीजनिंग को दीजिए। अब मैथ का सिलेबस मैं यहाँ पे एलॉबरेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ मैंने आपको बताया है कि मैथमेटिक्स प्रिपेयर करने के लिए आपको कौन सा पैटर्न फॉलो करना चाहिए। मैंने पूरी एक वो डाला हुआ है जहाँ मैंने आपको पूरा सीक्वेंस बताया हुआ है। बट अब मैं बात कर रहा हूँ रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग आपको पहले ये एनालाइज करना होगा, आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि जब निमसेट का पेपर होता है तो उसमें रीजनिंग में किस टाइप के टॉपिक को सबसे ज़्यादा कवर किया जाता है, ठीक है। अभी तक अगर मैं बात करूं तो पजल, ठीक है, पजल एक ऐसा टॉपिक है जिसको रीजनिंग में सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है निमसेट में, है ना। अब मैं सिर्फ सिंपल पजल की बात नहीं कर रहा हूँ, पजल में भी पजल तो आएंगे, जो ग्रुपिंग वाला रहता है वो तो आएगा, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट भी आ जाता है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट आ जाएगा इसमें कई बार पजल में, मतलब देखिए आपके पास जितने भी टॉपिक हैं रीजनिंग में, जैसे मैं बात करूं ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया, आप उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग ले सकते हैं, ठीक है। आप और भी टॉपिक है जैसे सीरीज़ वगैरह हो गए, है ना। कई सारे टॉपिक हैं, मुझे मतलब मैं एकदम से याद नहीं कर पा रहा हूँ टॉपिक को। बट मैं अगर बात करूँ तो सबसे, हाँ, सिलोलिज्म हो गया सेकंड मोस्ट टॉपिक, में तो बताना भूल ही गया मैं। सिलोलिज्म द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, है ना। थर्ड आप याद कर सकते हैं ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन। चौथे नंबर पे आप रख सकते हैं, इसका चौथा नंबर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन आपको निमसेट में मिलेंगे, आपको पुणे यूनिवर्सिटी में भी मिलेंगे अच्छे खासे, ठीक है। कंक्लूजन, ठीक है। पजल, सिलोलिज्म, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, आप डायरेक्शन सेंस ले सकते हैं, आप क्लॉक्स एंड कैलेंडर ले सकते हैं। इस टाइप के टॉपिक है रीजनिंग में आपके, ठीक है। तो इनको कैसे करें, देखिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप इन 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, है ना। इन पे ध्यान देंगे, इनको आप डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करिए। अलग अलग जो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, अगर आप किसी सोर्स से पढ़ रहे हैं तो उनसे बात कीजिए। पजल पे मैं आपको बोलता हूँ कि पर डे एटलीस्ट आपको देना ही है 1 घंटे। रीजनिंग छोड़िए मत, क्योंकि अगर आप अल्टरनेट डेज भी करेंगे, हफ्ते में 2-3 दिन करेंगे ना, तो रीजनिंग मतलब उतने जल्दी प्रॉपर हो नहीं पाएगी, क्योंकि 84% में रीजनिंग का मेजर पार्ट है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 1 से लेके 2 घंटे तो मिनिमम देना ही चाहिए। इट्स कम्प्लीटली इनफ यार, बहुत होता है इतना टाइम, ठीक है। 2 घंटे रीजनिंग मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अगर 9 से 10 घंटे अगर आप मैथ को दे रहे हो, जो 2022 के प्रिपेयर कर रहे हैं, वो तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है यार। 12 घंटे अभी दे रहे हो तो 2022 में तो एक तरफा रैंक निकालोगे तुम लोग, है ना, 1 साइडेड रैंक विच इज़ कॉल्ड, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ अगर 2021 वाले, तो भैया 10 घंटे 12 घंटे दे रहे हो तो कम से कम 9 घंटे मैथ को दो, 1 से 2 घंटे आप रीजनिंग में कवर करो, ठीक है। और रीजनिंग में भी कौन कौन से टॉपिक, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में पर डे का क्राइटेरिया बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये रीजनिंग आप इस टाइप से कवर करके चलिए। मान लीजिए पजल ले लिया, अच्छा इसमें क्या चीज़ है, इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि पजल आपने क्या करा, मान लीजिए एक पजल में भी टाइप्स होते हैं अलग अलग, है ना।
पजल पढ़ने से पहले एक बार सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ लेना, फिर पजल पढ़ना। उसके बाद क्या है कि उसमें सेटिंग अरेंजमेंट में लीनियर सेटिंग होता है, सर्कल सेटिंग होता है, अलग अलग स्क्वायर सेटिंग होती है, रेक्टेंगल सेटिंग होती है, अलग अलग टाइप की सेटिंग होती है, वो पढ़ें। फिर उसके बाद पजल पे आएँ, क्योंकि इनको मिक्स करके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप क्या करें, इस टाइप की जब प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, जब आप इस टाइप की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो आपने जो पहले दिन पढ़ा था उसको छोड़िए मत, उसको आगे आइए, उसको मतलब मैं उसको समझाऊंगा, अभी आता हूँ उस चीज़ पे भी। चलिए अभी बस इतना ध्यान दीजिए कि रीजनिंग में ये टॉपिक्स आपको लेके चलने हैं और सीरियल वाइज करीबन 9 से 10 टॉपिक हैं, उनको कवर करके चलिए, ठीक है। ये रीजनिंग हो गई। तो आई विश कि आपको यहाँ समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बताऊंगा कि फिर रीजनिंग का सीरीज़ क्या है, मैं वो भी बता दूंगा। बट आई थिंक इसमें 9 चैप्टर्स हैं, 9 to 10 चैप्टर हैं, और आप शायद इतना तो समझ ही गए होंगे अगर आप निमसेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी पता है कि पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, उसके बाद आप ऑर्डर एंड रैंकिंग ले लीजिए, बहुत वो भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन सेंस हो गया, क्लॉक्स एंड कैलेंडर हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आती है रीजनिंग में। मैथमेटिक्स बेस्ड रीजनिंग आती है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है ये, तो आप पूरा यहाँ से कवर करिए इसको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एप्टीट्यूड की, ठीक है, एप्टीट्यूड, ठीक है। देखिए एप्टीट्यूड में क्या मतलब है इसका, मेरा है ना, एप्टीट्यूड में मतलब क्या, आप लोगों ने 6 to 10 तक की मैथ सभी की ऑलमोस्ट अच्छी होती है, ठीक है। बट अगर नहीं है तो बेसिक से शुरुआत करिए। सबसे पहले बात करें नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम, देखिए नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद है, उसमें पूछा था कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 2 to the power 31। आई डोंट नो, बट निमसेट में शायद 2015 या 16 में ऐसे एक क्वेश्चन है, आप जाके सर्च करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसमें था कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 2 to the power 31। अब जिनको निमसेट की प्रिपरेशन उन्हें तो पता होगा इसका आंसर कैसे निकालना है, ये तो क्वेश्चन ही है। तो आप वहाँ देख सकते हैं, जिनको ये नहीं पता है ट्रिक, इसकी ट्रिक नहीं पता है, तो मैं आपकी ट्रिक सिखाऊंगा। जब मैं एप्टीट्यूड डालना शुरू करूंगा तो मैं बता दूं कि इसका आंसर आप 30 सेकंड में निकाल सकते हैं। आई विल टेल यू द ट्रिक, ठीक है। इसकी ट्रिक पे हम आएंगे बहुत जल्द, ठीक है। 30 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन है। रिमाइंडर निकालना बहुत आसान होता है, 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा। बुक में देखेंगे, बुक में सॉल्यूशन बड़ा है थोड़ा सा, है ना, बट मैं आपको सिखाऊंगा तो 30 सेकंड में आंसर निकाल देंगे आप लोग इनका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, नंबर सिस्टम हो गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस आता है, परसेंटेज आता है ना, और उसके बाद आप कौन से, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस पे कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए, पिछले साल मैंने देखा था कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे, अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो उसमें भी 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए थे उन्होंने अंदर से, एक टाइप से उन्होंने पजल ही बना दिया था उसे। तो नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर लीजिए, सीरीज आती है, सीरीज आप रीजनिंग में भी पढ़ेंगे, सीरीज आप एप्टीट्यूड में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। और भी सारी डेसिमल फ्रैक्शंस, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी आप चीज़ें जो हैं, अब तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, ईजिली ट्रिक्स वगैरह सब सिखाते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, एप्टीट्यूड कवर करने में कोई इतनी खास दिक्कत जाएगी नहीं। और मैं बता दूं कि अगर 40 क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से 8 to 10 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो 15 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम क्वेश्चन 8 से 10 तो आपको एप्टीट्यूड के मिलेंगे, ठीक है। तो जो आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं ऐसा आपको बोलता हूँ कि अगर आपने जो मैथमेटिक्स का पहले वाला पार्ट है, जो आप मैथमेटिक्स मेन पढ़ रहे हैं, अगर वो कवर करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी, मतलब वो एडवांस लेवल पे है, ठीक है। वो थोड़ा एडवांस लेवल पे, ये बेसिक लेवल पे। अब ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि हमने एडवांस पढ़ लिया तो इजी बन जाएगा। एप्टीट्यूड और वो मैथ थोड़ा फ़र्क है, ठीक है। ये मैथ और उस मैथ का थोड़ा सा लेवल अलग होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन बेस्ड है, यहाँ कैलकुलेशन होती है, वहाँ पे कैलकुलेशन के साथ साथ फंक्शन को डेरिवेशन भी होता है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन हमको निकालनी होती है, वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो इनका आंसर जो है वो जल्दी आना चाहिए। तो इन चीज़ों की जो टिप्स और ट्रिक है, किसी भी गवर्नमेंट की जो चैनल पढ़ाते हैं, बैंकिंग वगैरह तैयारी कर रहे हो, कहीं से कर रहे हो, तो वहाँ से एप्टीट्यूड आप इजीली पढ़ जाएंगे, बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए एप्टीट्यूड हो गया हमारा, रीजनिंग हो गया, रीजनिंग हमको कैसे कवर करना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हमारे, क्योंकि देखिए आप लोगों से मुझे लगता है कि शायद मेरे बताने से ज़्यादा आप लोगों को खुद पता है कि आप लोगों को रीजनिंग और मैथ कैसे कवर करना है। अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ मैं कंप्यूटर की, ठीक है। देखिए कंप्यूटर जो है मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देना चाहें तो हफ्ते में 3 दिन दीजिए इसको, एटलीस्ट वो भी 1 घंटे का टाइम, है ना।
अल्टरनेट डेज ना दें, रेगुलर डेज दीजिए। एक बार में 3 दिन लगातार देना है, 3 या 4 में तो कोई बुराई नहीं उसमें। कंप्यूटर में क्या है, 3 दिन हफ्ते में 1 घंटा, ठीक है, मतलब सॉरी हाँ, हफ्ते में 3 दिन 1 घंटा। अब इसमें क्या करना है, देखिए आपको कैसी कैसी चीज़ें पढ़नी है। आपको कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस का पूरा नॉलेज होना चाहिए। आपको बाइनरी ऑपरेशंस लगाने आना चाहिए, है ना, 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें आपको लगाना आना चाहिए। उसके बाद बूलियन अलजेब्रा आना चाहिए आपको, ट्रुथ टेबल आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप बिल्कुल इस चीज़ को करें, है ना। और मैं आपको एक बुक बताता हूँ, ठीक है। ये जो बुक है देख सकते हैं आप, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है। आईटी वाले पढ़ते हैं, हम जब इंजीनियरिंग में थे तो मेरे एक दोस्त वगैरह जो थे आईटी में, वो इस बुक्स को प्रेफर करते थे, ठीक है। तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल टाइप्स की बुक है। जो मैंने आपको बताया अभी वो आप सब इसमें मिल जाएगा आपको। और आई गेस इसमें देखिए पूरा बेसिक से लेके पूरा आपको जो है CPU, नंबर सिस्टम, डिजिटल डिवाइसेस, लॉजिक डिज़ाइन, जहाँ पे बूलियन अलजेब्रा जो मैंने आपको बताया अभी, उसका मेमोरी वगैरह पढ़ना चाहें तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, बस आर्किटेक्ट है और पैरेलल प्रोसेसिंग है। ये सारी चीज़ें, मतलब ये बुक जो है, जो लोग BSc वगैरह में हैं, BSc में है, जिन्हें कंप्यूटर का कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। मैं बता दूं, इस बुक का नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल, B संजय कुमार की है, न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई कंप्यूटर की बात। अब आते हैं हम लोग इंग्लिश पे, ठीक है। अच्छा देखिए, कंप्यूटर में क्या था हमारा, 8 × 10 का था, है ना। 10 क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर के, टोटल 80 मार्क्स का है। तो अगर आप लोगों ने 80 में से मान लीजिए जो मैंने अभी ये बुक बताई है, ये बुक का अगर आपने जो टॉपिक मैंने बताया, अगर वो अच्छे से रोज अभी जो है 1 घंटे दे के भी कवर किए ना, इनको दे के 1 घंटे भी कवर किए, तो अगर आप 80 में से मान लीजिए 4 क्वेश्चन भी करके तो 32 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 4 क्वेश्चन पे 32 मार्क्स दे के जाएगा, विच हार्डली टिक, क्योंकि कंप्यूटर क्वेश्चन में कोई सॉल्यूशन तो निकालना नहीं रहेगा आपको। जो चीज़ आपको रटी है उनको टिक करना है जाके। हाँ, 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन वगैरह कुछ आता है तो फिर उस केस में आपको शायद थोड़ा सॉल्व करना पड़ जाए, बट ये मार्क्स आपको दे के जाएगा। कंप्यूटर का 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, वो मिलेंगे आपको, ठीक है, अगर उनकी अच्छी प्रैक्टिस है तो, है ना। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। अब देखिए, सबसे ज़्यादा बच्चे यही कन्फ्यूज होते हैं, इंग्लिश का क्या करें। उनको 80 मार्क्स से ज़्यादा उन्हें ये दिखाई देता है कि इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है। ये देखो कि 20 क्वेश्चन है, मैं मान रहा हूँ, पर उनका वेटेज बहुत कम है, कोई मतलब नहीं इनको अटेम्प्ट करके। पर फिर भी अगर अटेम्प्ट करना चाहते हो, अब ये टिप्स बेसिकली उनको काम करेगी जो बच्चे CBSE में हैं, CBSE पास आउट है या इंग्लिश मीडियम से पास आउट है, उनको बहुत आसान लगेगा इंग्लिश। क्यों लगेगा, देखिए इंग्लिश के पूरे 20 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने को बोलूँगा भी नहीं, और आप कर भी पाएंगे नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ वर्ड के मीनिंग पूछे जाते हैं जो शायद आपने पढ़े भी नहीं है कभी, जो कैट वगैरह में पूछ लेते हैं, गवर्नमेंट में पूछते हैं, उस टाइप से आता है। पर ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिन्हें आप इजीली कवर कर सकते हैं इंग्लिश में। कैसे, देखिए सबसे पहले आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल। सेकंड नंबर पे प्रपोजिशन, ठीक है, ये आपको भी पता है, आर्टिकल हो गया, प्रपोजिशन हो गया। थर्ड नंबर का जो है क्वेश्चन टैग का, क्वेश्चन मैंने हर बार देखा है, ठीक है, तो दैट इज क्वेश्चन टैग, है ना। आप क्वेश्चन टैग करके जाइए, क्वेश्चन टैग हो गया, आर्टिकल हो गया, प्रपोजिशन हो गया। टेंसेस 1 दिन में खत्म हो जाते हैं, पूरे 12 टेंस आप 1 दिन में खत्म कर सकते हैं। नहीं बनते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं 1 दिन में 1 घंटे का वीडियो डालूंगा, टेंस एक बार में क्लियर कर दूंगा, पूरे एक बार में, ठीक है। चलिए, आर्टिकल हो गया, प्रपोजिशन हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया। आप उसके बाद चौथे नंबर का आप ले सकते हैं एडजेक्टिव, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, एडजेक्टिव। प्लीज़ इसको रेफर करें, एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव पे अभी जो जिनके पास पेपर रखे, शॉर्ट पेपर, जाके देखो, एडजेक्टिव के क्वेश्चन मिलेंगे, प्रपोजिशन मिलेगा, क्वेश्चन टैग मिलेगा। आर्टिकल की गारंटी नहीं होती, आर्टिकल आता है नहीं आता है, पर ये 3 मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फिर 5वें नंबर पे बोलूँगा मैं पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस, है ना, पैसिव वॉइस, इसके क्वेश्चन आते हैं, मिलेंगे, बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ इंग्लिश का जो है, इंग्लिश का जो ये पोर्शन है, ये इतने 5 चीज़ें हो गई। 6वें नंबर पे टेंस ले लो आप, है ना, बस। इनके अलावा किसी चीज़ पे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर फिर भी अगर करना चाहो तो रात में सोने से पहले, रात में खाना खाने के बाद जब सोने जाते हो ना, तो 10 मिनट जो मोबाइल चलाते हो ना, उसको साइड में फेंको और 10 मिनट सब्स्टिट्यूशन लेके बैठो और रोज़ 10 सब्स्टिट्यूशन याद करो, दैट्स इनफ फॉर यू, है ना। मोबाइल से जितनी दूरी बना के रखोगे उतना बेहतर है। अभी प्रेजेंट टाइम पे यूज़ करो मोबाइल, पर कहाँ करो, ऐसी चीज़ों के लिए, ना कि किसी और चीज़ के लिए। तो टेंसेस वगैरह देख लिए, प्रपोजिशन, एक्टिव, पॉजिटिव, ऐसे ये जो ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप इंग्लिश में इजीली कवर कर सकते हो। अगर लास्ट के 20 दिन में, लास्ट 20 डेज में भी इंग्लिश कवर करनी पड़ जाए ना, तो मेरे हिसाब से बुरा आइडिया नहीं है, इजीली हो जाएगा, क्योंकि उस दौरान आप सब मॉक टेस्ट दे रहे होगे इंग्लिश के, तो जो बचा टाइम रहेगा वो इंग्लिश में डिवोट कर दे रहा,
ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक तो बात हुई कि हाउ टू कैरी ऑल सब्जेक्ट, है ना, सारे सब्जेक्ट को पर डे कैसे लेके चलें वो मैंने आपको बता दिया, है ना। चाहो तो अभी जैसे मैंने इंग्लिश को बताया था हफ्ते में 3 दिन, जो बाकी 4 दिन बच रहे हैं, चलिए एक काम करिए, कंप्यूटर को 4 दिन ले लीजिए, बाकी जो 3 दिन बचे इंग्लिश को दे दीजिए, कोई बुराई नहीं उसमें। और मैं तो बोलता हूँ वो देना मेरे हिसाब से तो मैं उसको नहीं मानता हूँ सही, पर फिर भी देना चाहो तो दे देना, पर 30 मिनट से ज़्यादा मत दो। 30 मिनट इज़ मोर देन इनफ। 30 मिनट दो, बहुत है 30 मिनट, बहुत हो। 30 मिनट में मैं प्रपोजिशन खत्म कर सकता हूँ, कुछ नहीं लगता उसमें, थोड़े बहुत टॉपिक लगते हैं बस। प्रैक्टिस करना हो तो एक दिन थ्योरी पढ़ लिया, अगले दिन 30 मिनट प्रैक्टिस कर लेना रिवाइज करके, ऐसे करते जाओ, इंग्लिश कवर हो जाएगी तुम लोगों की, ठीक है। चलिए, तो विल मूव फर्दर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो बच्चे ने मुझे भेजा था सेकंड क्वेश्चन। तो आई विश कि जिस बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि सर हाउ टू कैरी ऑल सब्जेक्ट, उससे उसका आंसर मिल गया होगा। अगला, हाउ मच आवर्स डू वी डेडिकेट टू इस सब्जेक्ट, वो भी मैंने बता दिया। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन सीधे कवर हो गए, ठीक है। थर्ड, टाइम मैनेजमेंट, वो भी कवर हो चुका है। टाइम मैनेजमेंट बताया मैंने आपको कैसे करना है, कि 9 घंटे इंग्लिश मैथ को देना है, 1 घंटे आप अपना 1 या 2 घंटे रीजनिंग दो, 1 घंटे कंप्यूटर दो, बाकी 1 घंटा जो बच रहा है उसे 1 घंटा पूरे इंग्लिश को देना हो तो दो, और आधा घंटा इंग्लिश को दो, बाकी जो आधा घंटा बचा बाद में इंग्लिश वो मैथमेटिक्स के टाइम में उसको डिवोट कर दो, ठीक है। ये 12 घंटे वालों के लिए था, जो लोग 14 या 15 घंटे पढ़ रहे हैं वो थोड़ी अलग स्ट्रैटेजी में टाइम आगे पीछे करके अपनी समझदारी के हिसाब से जो मैंने बताया उसको थोड़ा आगे पीछे करके कर सकते हैं। NIT में होने वाले हो यार, इतना तो बन ही जाएगा, ठीक है। आगे, हाउ मेनी डेज शुड बी गिवन टू रीजनिंग, ये भी क्वेश्चन मैंने बता दिया, 3 दिन, ज़्यादा नहीं दे रहे। टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम हॉल, ये क्वेश्चन हमारे काम का है। देखिए आगे बढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज करना है। देखो 2 आवर्स का टाइम है, 120 मिनट है हमारे पास, कोई बात नहीं, 120 मिनट है, ठीक है। मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर आपके पास 50 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स है, 50 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स है, आपके पास 40 रीजनिंग है, ठीक है। आपके पास 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं और 20 क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश के हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा इंग्लिश से। आपके पास 20 क्वेश्चन है, आप ऐसा मत करना कि इंग्लिश शुरू कर रहा हूँ वहाँ पे पहले, ये मैं आपको टाइम अलग करके बता रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। देखिए कैसे, 20 क्वेश्चन है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ 20 तो आप अटेम्प्ट करेंगे नहीं इंग्लिश के, और करना सही भी नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने मैक्सिमम, अगर मान लीजिए जो 5 टॉपिक मैंने लिखे थे उन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आ गए उस पर, तो इंग्लिश के क्वेश्चन को टिक करने में मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा वो सर्कल करने में, 5 सेकंड लगेंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो 8 से 10 क्वेश्चन हैं, 8 से 10 क्वेश्चन हैं इंग्लिश के, अब अगर आपको नॉलेज है तो मैक्सिमम 7 मिनट, 7 से लेके 8 मिनट मैक्सिमम अगर गए तो गए, वरना इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। 5 मिनट में लेके चलता हूँ इसको, है ना, क्योंकि देखिए आप लोगों को मालूम है कि एग्ज़ाम देने वाले हो तो टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा आपको, है ना। आपको घड़ी लेके जाना पड़ेगा, घड़ी में लगा के रखना, ठीक है, कि यार ये इतने टाइम में इतना करना है, मतलब करके ही रहना है, ठीक है। ये बाद में हम बताऊंगा फिर इसको और मैनेज करने के, अभी फिलहाल स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कैसे करूँ। 5 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। अगर इंग्लिश अच्छी है, आप लोगों की इंग्लिश अच्छी है तो ये 8 से 10 क्वेश्चन 5 मिनट में हो जाएंगे सॉल्व। बाकी 10 क्वेश्चन कौन से, वो पैसेज वगैरह आएंगे, आधा घंटे पैसेज रीड करो फिर आंसर करो, और मत करो यार अटेम्प्ट, उनको छोड़ो अभी मत करो, ठीक है। टाइम मैं बताऊंगा उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो आओ मैथ पे, मैथ में देखिए मैथ की स्ट्रेटजी थोड़ी अलग है, इसको मैं थोड़ा अभी रखता हूँ, है ना, इसको मैं रोक रहा हूँ, इसको रोक रहा हूँ। रीजनिंग पे आओ, देखो अच्छा रुको ज़रा, इसको भी रोकते हैं ना, इन दोनों को रोकते हैं, कंप्यूटर पे आते हैं। आपको मालूम है कि इंग्लिश में आपको 5 मिनट से 10 मिनट का समय देना है। कंप्यूटर में भी अगर आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस पता है, CPU का नॉलेज है, ये सारी चीज़ें पता है, तो मैक्सिमम अगर आप निकालते हो तो मेरे अकॉर्डिंग आप 15 मिनट के अंदर कम से कम 8 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो कंप्यूटर के 15 मिनट में। अगर आप सबको सॉल्व करने जाओगे तो भी, तो 15 और 5 20 मिनट हो गए आपके, है ना। और इस दौरान कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए आपके, 8 to 10 इधर और 8 to 10 इधर, मतलब मान लीजिए 16 to 20 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो गए। और ये 16 to 20 क्वेश्चन कितने देके जाएंगे, यहाँ 8 से 10 में मान लीजिए 8 अटेम्प्ट हुए तो 32 मार्क्स ये देके जाएंगे, और मान लीजिए यहाँ अटेम्प्ट हुए 8
तो 8 या 10 अगर अटेम्प्ट हो गए तो 8 8 64 समथिंग ये देके जाएंगे, मतलब 96 समथिंग, 96 से लेके 20 क्वेश्चन का 10 40 और करीबन 80 120 नंबर के बीच में आपकी स्कोरिंग यहाँ हो जाएगी। कितनी देर में? सिर्फ और सिर्फ आपके 15 से 20 मिनट के अंदर। अब बचे 100 मिनट, ठीक है। अब 100 मिनट पे आते हैं। ठीक है, अब बचा 100 मिनट। 100 मिनट में से अब हमें पता है कि जो बाकी 100 मिनट बच रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 100 मिनट बचेगा, हो सकता है 110 मिनट भी बच जाए। कुछ बच्चे तो कंप्यूटर अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, कुछ ऐसा भी तो उसका 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ही हिम्मत टूट जाए, बन ही नहीं रही है, तो जो टाइम है वो मैथ में लगा देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला आप सबको से कि अगर रीजनिंग के अटेम्प्ट करते हैं हम लोग, है ना, रीजनिंग में एप्टीट्यूड भी इंक्लूडेड है ना। एप्टीट्यूड पे आते हैं पहले। एप्ट के, है ना, एप्ट के अगर क्वेश्चन में बात करूँ तो वो मान लीजिए 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको ट्रिक पता है, जैसे मैंने वो 2 to the power 30 बनाया, उसको 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा और टिक करने में 30 सेकंड हो गए आपके 1 मिनट, ठीक है। तो 8 से 10 क्वेश्चन अगर आप 10 मिनट में कर गए, 10 मिनट में मैक्सिमम, ठीक है, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। हो भी सकता है अच्छी प्रैक्टिस हो तो बन जाएंगे, ठीक है। सीरीज देखिए मैं बता रहा हूँ एप्टीट्यूड में ऐसे कौन से टॉपिक है जो अभी 1 मिनट में निकालेंगे। सीरीज का आंसर 1 मिनट में आ जाएगा, नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन आए तो 1 मिनट में आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा बड़ा आएगा तो शायद उसको टाइम देना पड़ जाए, ठीक है। सीरीज हो गई आपके क्लॉक्स एंड कैलेंडर, तो वहाँ भी होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है ना। डायरेक्शन सेंस जिसको है वो रीजनिंग का अच्छे से कर सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बात करो, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लेके चलो रीजनिंग और एप्टीट्यूड, तो 30 to 40 मिनट्स मोर देन इनफ। 30 से 40 मिनट में आपकी रीजनिंग हो जाएगी। 40 क्वेश्चन 30 से 40 मिनट में हो जाएंगे, है ना। मतलब 20 मिनट वहाँ लगे और 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ, तो ये 60 मिनट हो गए आपके टोटल। अब कितना बचा आपके पास? मतलब पूरा 1 आवर जो है आपका, वो 60 मिनट जो है, 1 आवर 60 मिनट जो है, मतलब वो आप, है ना, टोटल ये इसका इक्वल ही है। तो आप तो सोचो कि 1 आवर 60 मिनट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब 1 आवर जो है वो आपने मैथ को दे दिया। क्या कर दिया आपने? वो 1 आवर जो है वो पूरा आपने मैथ को डिवोट कर दिया। मतलब 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने। अब जिन बच्चों के मेरे पास कल क्वेश्चन आए थे कि सर 50 क्वेश्चन है, कोचिंग ने बोला है 1 घंटे में 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करो, 30 क्वेश्चन की सर मॉक टेस्ट मिल रहा है, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करके देने देना है। तो यार देखो ऐसा है, IIT का पेपर है, ठीक है, NIT लेवल पे एग्जाम दे रहे हो, हर क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट में आएगा, इसकी गारंटी मैं भी नहीं दे सकता। आप समझ में आ गई? इवन मैं अटेम्प्ट नहीं कर सकता हूँ 1 मिनट में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप कर सकते हो। तो अब मैं मैथ के लिए जो स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई तो ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो मैंने अभी बताया ना, इसको जब एग्जाम में लगा के आओगे तो 101% जिस दिन पेपर होगा उस दिन मुझे कॉल करोगे कि सर आपने जो बताया था वो बिल्कुल सही था, ठीक है। तो उस पर बात करते हैं। देखो, मैथ शुरू करने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। मैंने बच्चों को टेलीग्राम ग्रुप में हमेशा बोलता हूँ कि बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस, तो बच्चे मुझसे लगातार यही पूछते हैं सर कि प्रैक्टिस मतलब कैसी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस, मैं जो मैथ को इलॉबरेट करूँ उससे पहले एक चीज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आई विश सभी ने कैलकुलस पढ़ा होगा। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसा लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x² माइनस 4, ठीक है। तो अभी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पॉज द स्क्रीन, सॉल्व इट डाउन दिस क्वेश्चन, और अब देखो कितना समय लगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं 2 मेथड से निकाल सकता हूँ। अब आपको समझ में आएगा, समझ में आएगा क्या? समझ में आएगा कि प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। और वो जो शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चन पूछते हो ना, सर शॉर्ट ट्रिक बताओ, शॉर्ट ट्रिक पे बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक होती क्या है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जिन बच्चों को ये क्वेश्चन मालूम है, जिनकी प्रैक्टिस है, मतलब एटलीस्ट एक बार भी लिमिट लगाया है, जिनने एक बार लिमिट लगाया है उनको तो पता होगा, है ना। एक बार लिमिट लगाया, तो कई बार जो एक बार लिमिट लगाता है उन्हें भी नहीं पता है। जिनने 2-3 बार इस चीज़ को कर चुके हैं उनको एक बार में पता होगा आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जिनने एक बार लगाया है तो उनने कैसे करा होगा इस क्वेश्चन को। देखो ये दिख रहा है इतना, वो ऐसे करेंगे कुछ, x² माइनस 5x। अच्छा एक मिनट रुकिए ज़रा, मैं इसको इस मेथड को अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ रीज़न क्या है। पहले यहाँ देखते हैं। देखो अब आप लगा सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने पहले क्वेश्चन लगाने के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, इस टाइप से मैंने क्वेश्चन लिखा पहले, ठीक है।
अब आप क्लॉक लगा के देखना, इस क्वेश्चन का आंसर विद इन 1 मिनट आ सकता है। क्यों आ सकता है मैं बता रहा हूँ। देखो ये इस टाइप से लिखा मैंने पूरा, इसको देखो ये ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिख रहा है, इसको मैं तोड़ सकता हूँ x माइनस 2 x माइनस 3, इस टाइप से तोड़ सकता हूँ। नीचे लिख सकता हूँ x माइनस 2 x प्लस 2, ये कैंसिल हो गया। आंसर आएगा मेरा इसका -1/4 करके देख लेना। सॉरी हाँ, यहाँ रखेंगे 2 तो ये -1/4 आएगा आंसर। 1 मिनट से भी कम में इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इधर चलते हैं। अब इस मेथड पे मैं इस पे आता हूँ, ज़रा इसको देखो। इसको तोड़ने वाले कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ने वाले ऐसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। फिर इसको तोड़ेंगे तो फिर उसको तोड़ते तोड़ते ऐसे कुछ लेके आ जाएंगे, वो पूरा कॉमन निकालेंगे तो लाएंगे x माइनस 3 x माइनस 2 फिर x माइनस 2, फिर ये पूरा करेंगे। तो इस मेथड से करने में 1 मिनट से ज़्यादा ऑब्वियसली लग जाएगा। ठीक है, फिर चेक करोगे। अच्छा ये पहले बता दूँ, इनडिटर्मिनेट फॉर्म था, रख के देखो तो ये 0/0 आएगा। ठीक है, टेंडिंग टूवर्ड्स 0। ठीक है, तो देखो इन चीज़ों को जब आप करने बैठोगे तो यहाँ पे 1 मिनट लगेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हाँ ये तो लगेगा ही, आपने ये डायरेक्ट कैसे कर दिया। ठीक है, जिनको एक्सपीरियंस उनको पता है, जिनको नहीं पता है उनको बता दो। बेटा देखो क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ स्टेप्स, है ना। मतलब क्या है कि अगर आपको नॉलेज है क्वाड्रेटिक का, जैसे मैंने इक्वेशन देख के बता दिया कि मुझे पता था इसका x माइनस 2 x माइनस 3 आएगा, है ना, तो मैंने फट से लिख के काट दिया और मैंने डायरेक्ट लिमिट पुट करके मेरा आंसर निकाल दिया। 1 मिनट से कम में आंसर आ गया। बट अगर आपको लिमिट का ही नॉलेज नहीं है कि लिमिट कैसे फॉर्म में रखते हैं, किस में नहीं रखते हैं, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ना नहीं आता है, मतलब आपको ये नहीं पता है कि इसको मैं स्प्लिट से भी तोड़ सकता हूँ या फिर क्वाड्रेटिक। कुछ बच्चे इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, रफ में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के देखेंगे, कुछ बच्चे स्प्लिट करेंगे इस टाइप से। तो भैया इसमें तो टाइम लगेगा ना, फिर आप बोलते हो कि हमारे पास टाइम ही नहीं बचा एग्जाम में। तो ये सब चीज़ें कैसे सीखोगे, ये कैसे सीखोगे, ये चीज़ें आप सीखोगे प्रैक्टिस कर करके। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन, मतलब ये जो स्टेप है ना, ये वाली ये 2 स्टेप जो है, जिनको लिखने में शायद 2-2 सेकेंड लग सकते थे आपको, 2 सेकेंड 2 सेकेंड इधर 2 सेकेंड इधर, मतलब 4 सेकेंड। तो यहाँ जो मैंने डायरेक्ट लिखा ये मैंने आपके एटलीस्ट 4 सेकेंड तो यहाँ बचा दिए, हो गए ना, 4 सेकेंड बचा दिए। तो 4 सेकंड जो बचे हैं ये पक्का कहीं ना कहीं और काम आएंगे। अगर 5 क्वेश्चन में भी किसी में 4, किसी में 5, किसी में ऐसे सेकंड बचेंगे ना, तुम्हारे लिए तो 1-1 सेकंड कीमती है। ऐसे बचाते बचाते कहीं ना कहीं क्वेश्चन लगा लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं मैथमेटिक्स के पैटर्न की। ठीक है, तो देखिए मैं क्या बता रहा था आपको कि अच्छा हाँ, दूसरी बात, जिन बच्चों ने ट्रिक्स का पूछा था बेटा, तो देखो ट्रिक्स तो होती है, ठीक है, पर हर चैप्टर में लगेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। ट्रिक्स होगी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे नंबर ऑफ ऑनटू इनटू फंक्शन निकालना हो तो ट्रिक लग जाती है, वो मैं सिखा दूंगा आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, कुछ इंटीग्रेशन वगैरह जब सॉल्व करते हो तो इंटीग्रेशन में ट्रिक्स लगती है। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम क्वेश्चन वगैरह लगाते हो तो वहाँ लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे आगे चल के, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, मैं सिखाऊंगा, सीखोगे, है ना। अब देखो क्या बात कर रहा था मैं, मान लीजिए आपके पास 50 क्वेश्चन हैं। मैथमेटिक्स के लिए जो अप्रोच लगाना चाहिए ना आपको, वो इधर से लगाओ। कैसे लगाओ, देखो 50 क्वेश्चन है तो ये तो सिंपल बात है ना कि 50 के 50 एडवांस लेवल के तो क्वेश्चन आने से रहे। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन आया था साइन 36 डिग्री का, 2018 या 19 में था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना किस ईयर में था, पर मैं गारंटी दे रहा हूँ साइन 36 आ चुका है। किस में आया मुझे याद नहीं वो ईयर। निमसेट में साइन 36 आया है। अब इसकी वैल्यू तो आप ऑब्वियसली बात रट के जाओगे। आर.डी. शर्मा में शुरू में ही वॉल्यूम 1 का जो वॉल्यूम 2 जब ओपन करोगे, आई गेस वॉल्यूम 2 में ही है, ट्रिग्नोमेट्री के शुरू में ही दे दिया ये कि इसकी साइन 36, 15, 22, 22.5 सबकी वैल्यू, 45 सबकी वैल्यू दी हुई है। तो वहाँ से याद करके जाओगे तो इसको टिक करने में आपको कितना वक्त लगेगा, आई थिंक लेस देन 1 मिनट, या मान लो 30 सेकेंड समझ लो, इससे ज़्यादा लगेगा ही नहीं आपको, अगर वैल्यू अच्छे से याद है तो उसकी। ठीक है ना। तो अब आप मैथमेटिकल अप्रोच कैसे लगाओगे एग्जाम में, सुनो। 50 क्वेश्चन है, पूरे 50 के 50 कभी भी ट्रिक से सॉल्व नहीं कर पाओगे आप लोग। कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो 30 सेकंड में जाएगा, तो कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो 5 मिनट भी ले लेगा सॉल्व करने में। तो कैसे करोगे, देखो क्या करो, पहले क्वेश्चन को आपको टाइम मिलेगा, करीबन 15 मिनट का टाइम मिलेगा पेपर मिलने के बाद। आपको पता है कैसे करना है। ठीक है, अगर ऑनलाइन भी पेपर होता तो भी रीडिंग करने के लिए तो समय देंगे। ठीक है, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है, अभी क्योंकि निमसेट का ऑनलाइन हुआ नहीं अभी तक तो उसका आइडिया नहीं है। ठीक है, आने वाले टाइम में अगर ऑनलाइन होता है तो मैं बता रहा हूँ कि शायद ऐसा हो। ठीक है, अब देखिए 50 क्वेश्चन है आपके पास, इनके लिए क्या करो, देखो इनमें कम से कम 10 क्वेश्चन जो हैं
इनमें जो है 10 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको मिलेंगे, ऐसे मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल अभी sin 36, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे 10 जिनके या तो आप ट्रिक लगा लोगे, है ना, या फिर फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व हो जाएंगे। जैसे लिमिट के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। लिमिट के क्वेश्चन है, एरिया अंडर कर्व्स, एक चैप्टर होता है इंटीग्रेशन का लास्ट वाला, उसमें एरिया अंडर कर्व्स के जो क्वेश्चन है, शायद वो जिसमें π/2 आता है, कई बार π/4 आ जाता है, दो एक sin x ऊपर है, नीचे sin x प्लस cos x, इंटीग्रेशन में 0 तो π/2 चल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने पे, तो वो क्वेश्चन जो है 1-1 मिनट में हो जाते हैं सॉल्व। अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन को आपने 1-1 मिनट भी दिया, या मैं बोल रहा हूँ अगर आपको रटे हुए हैं क्वेश्चन, रटे तो नहीं बोलूँगा, बट अगर आपको पता है फॉर्मूला कैसे लगाना है, उनको सॉल्व कर लिए, तो अगर 10 क्वेश्चन भी अगर मैं बोलूँ 12 मिनट मैक्सिमम टाइम देते हैं अपन, ठीक है, 12 मिनट में सॉल्व हो गए, ठीक है। मैंने तो आपको 60 मिनट दिए ना, तो अभी भी आपके पास 48 मिनट हैं, 48 मिनट है, 40 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके पास 38 क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए इनमें से 38 क्वेश्चन में से एटलीस्ट नहीं करते करते 25 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे ना जो मॉडरेट लेवल के होंगे कि नहीं होंगे, एटलीस्ट 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो 25 क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल के हैं, हो सकता है कोई क्वेश्चन 1 मिनट ले, कोई 2 मिनट ले, हो सकता है कोई 3 मिनट ले। मॉडरेट लेवल की तो हम गारंटी नहीं देते ना कि वो कितनी देर में सॉल्व हो जाएगा, बट अगर मान लीजिए आपके पास जो 48 मिनट है, ये 25 क्वेश्चन एटलीस्ट अगर आप 40 मिनट में सॉल्व कर दें, 40 मिनट में, तो 25 और 10 आपके कितने हो जाते हैं करीबन, एटलीस्ट आपके 35 क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। फिर भी आपके पास 8 मिनट का टाइम बचेगा, है ना। तो कितने हो गए, 35 क्वेश्चन हो गए, 8 मिनट में मान लीजिए कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन और लग सकते हैं, तो करीबन 39 समथिंग क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ 60 मिनट मैंने मैथ को ही बोला था, ठीक है। आप जो रीजनिंग लगाएंगे, जो कंप्यूटर इंग्लिश लगाएंगे, अगर वहाँ से टाइम निकल गया, मान लीजिए वहाँ से एडिशनल 20 मिनट आप कहीं से निकाल के लेके आ गए, ये 20 मिनट आप निकाल के लेके आ गए, तो आपको वो 20 मिनट में सिर्फ अभी यहाँ पे जो 39 अटेम्प्ट हुए थे उनमें 11 क्वेश्चन हैं फिर 20 मिनट में लगाने के लिए। तो आई गेस कि आप 20 मिनट में 11 नहीं भी लगा पाए तो एटलीस्ट 11 नहीं तो करते करते 6-7 तो लगा ही दोगे। 1-2 क्वेश्चन छूटे हैं तो बस वही है, और हो सकता है कि वो जो 1-2 क्वेश्चन छूट रहे हैं वो एडवांस लेवल के हों, और ऐसा तो कोई भी नहीं होगा निमसेट में कि जो 50 क्वेश्चन पूरे आ रहे हैं तो वो पूरे सही करके आएगा। यार गलती तो इंसान करता ही है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो जो लोग बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, जो बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी भी टाइप की कोई घबराने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बेटा। 1 मिनट में हर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, 1 मिनट में किसी को हर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। मैं मानता हूँ कि 1 मिनट में आ सकता है, पर हर क्वेश्चन का आएगा इसकी कोई गारंटी मैं भी नहीं देता हूँ, इवन कोई नहीं देगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा पहले आपको एग्जाम देते समय। और ये जो 10 क्वेश्चन मैंने बताया था ना ईजी लेवल पे, हो सकता है वो 15 भी आ जाए, कई बार आते हैं बहुत ईजी आ जाते हैं। मैंने देखा था एक क्वेश्चन आया था हाइट एंड डिस्टेंस का, है ना, वो जो लैडर वगैरह लगाते हैं, एक सर्कस वाला क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट में आ जाता है। उसका आंसर था 10√3 समथिंग। सर्कस आर्टिस्ट वो मुझे क्यों याद है, क्योंकि 10th क्लास में RD शर्मा में वो क्वेश्चन है, और इसी साल जब मैंने 10th के बच्चों को करवाया था वो क्वेश्चन, तो वो पूरा वैसा हो गया था, ठीक है ना। वो बहुत ईजी पढ़ते हैं, और मैंने अभी तक जितने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन देखे कंपैरेटिवली बहुत ईजी आए। तो हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे अभी sin 36 आया था, वैल्यू पूछ लेंगे। तो 10-15 क्वेश्चन तो आप ऐसे समझ के चलो कि जिनका आंसर 1 से 1 मिनट में, 1 से 1 मिनट या 1 से मिनट में कम भी आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब वैल्यू याद होगी तो फिर 1 मिनट थोड़ी लगना चाहिए। उसके बाद मॉडरेट लेवल के कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ आपको दिक्कत नहीं जाएगी, उनके क्वेश्चन फटाफट आ जाएंगे आपके पास। तो आप लोग थोड़ा देखें इन चीज़ों को, कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपके आंसर आएंगे। और आई थिंक कि मैंने शायद आपका, हाँ, एक क्वेश्चन रह गया है, स्पीड कैसे बनाएं। स्पीड कैसे बनाएं। देखो बेटा, स्पीड के लिए मैंने जस्ट अभी बताया तुम्हें कि जितना प्रैक्टिस करोगे, है ना, स्पीड इज नथिंग, स्पीड और शॉर्ट ट्रिक इज नथिंग बट द रिड्यूसेस ऑफ स्पीड, रिड्यूसेस ऑफ स्टेप्स। मतलब आप स्टेप कैसे कम कर सकते हो। देखो बचपन में हमें क्या सिखाया जाता था कि -2 +4 फिर ब्रैकेट के अंदर -6 लिखा, इसको बोर्ड मास लगाते लगाते ऐसे लेके जाओ। लेकिन जब बड़े हुए, जब बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली थी, तो डायरेक्ट आंसर निकलने लग गए ना, -2 +4 +2 आंसर 8 आ जाएगा, ख़त्म। ऐसे कुछ कर दोगे, है ना। मतलब देखो -2 ये हो जाएगा कितना, -2, ये +2 आ जाएगा, +2 और +6 होता है 8, ये आ गया तुम्हारा आंसर, इस टाइप से। तो ये सब कैसे सीखे आपने प्रैक्टिस की ना इसकी,
तो प्रैक्टिस ही आपको सिखाएगी। बाकी कुछ चीज़ों में जेन्युइनली ट्रिक लगती है, वो मैं आगे चल के उस पर वीडियो बनाऊंगा। मेरा एक टारगेट है कि शायद मैं एग्जाम से पहले आप लोगों का 70% सिलेबस कवर करवा दूँ, बट श्योरिटी तो मेरी भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कुछ प्रोबेबिलिटी में ट्रिक्स लगती हैं, प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन में ट्रिक्स लगती हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो और प्रोबेबिलिटी बता दूँ, मैथमेटिक्स में 5 क्वेश्चन मिनिमम, 3 से लेकर 5 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आते हैं, लगाना उसको, ठीक है, उन पर प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को, ठीक है ना। तो आई थिंक मैंने आपके जो जितने भी डाउट थे रिलेटेड उनका मैंने आपको आंसर कर दिया है। अगर आपको कुछ भी लगता है इस बारे में और कुछ रह गया है, अगर आप मुझसे चाहते हैं कि कुछ अभी कमी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फो। थैंक यू। हो गया।